अरे क्या सोचा था हम नहीं आएंगे? आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि बच्चों, मैं इस वीडियो में कंटेंट को शुरू करने से पहले कोई ना कोई क्यूट्स को आप लोगों को सुनाते हैं, तो मैं आज भी आप लोगों को क्यूट्स सुनाएंगे। और वो क्यूट्स होगा कि गोल हमें और हमसे कुछ ना कुछ कहते हैं। और क्या कहते हैं, जिन्हें गोल के बारे में मालूम नहीं है वो इस क्यूट्स को सुने और सुन करके अपनी पढ़ाई को शुरू करें। क्यूट्स कहते हैं कि मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पानी के लिए। तो चलिए दोनों मिल कर के तकदीर को बदलते हैं। तो आज जो चैप्टर है बच्चों वो क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्लास 10th क्या है? ये क्लास 10th के लिए ही जो है कि हमने पूरा कंटेंट को बनाया है और आप लोग के लिए देखते हैं कंटेंट में ये क्या क्या हम डाले हैं। तो ज्योमेट्री, ज्यामिति दो शब्द से मिलकर बना है, ज्या और मिति। ज्या का मतलब कौन है और मिति का मतलब मापन। इसके अंतर्गत जो है कि हम कौन और उससे रिलेटेड भुजाओं का ही मापन करते हैं। तो जिस अध्याय के अंतर्गत कौन तथा उसके भुजा का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाता है। तो ज्यामिति को शुरू करने से पहले 9th के जो है कि क्लास में जो हम लोग पढ़े थोड़ा सा छोटी छोटी बातें, उसे हम जो है कि क्या समझ लेते हैं। पहला बात, वैसी आकृति जो 3 भुजा से घिरी होती है त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक रेखा पर यदि कोई बिंदु है तो उसके वो जो है कि उस रेखा के पहला छोर और अंतिम छोर से जो है कि क्या से मिलाकर जो है कि हमेशा वो रेक्टेंगल एंगल बनाता है। और उसके बाद यदि 2 पैरेलल लाइन है और उसे कोई ट्रांसवर्स कर रहा है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा सम्मुख भुजा से। ये एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल के इक्वल होगा एक अंतर कोण से। समझ? और अंतर कोणों का योगफल क्या होगा? 180 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो इतना बात मालूम होना चाहिए आप लोग को। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला है आप लोग का थेल्स प्रमेय। बच्चों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा थेल्स प्रमेय अनुपात पर आधारित है। अनुपात किसको कहते हैं? यदि 4 जो है कि क्या हम 6 ले लेते हैं तो अंतिम कटान बिंदु तक, अंतिम कट से प्राप्त जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम अनुपात कहते हैं। इसे 2 से कटा देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या होगा 6। ये आपका क्या हो गया? अनुपात हो गया। इसी से रिलेटेड देखिए, तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय आपको याद होना चाहिए। क्या कहता है? कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, हम डी रेखा खींच दिए, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो कहा वो कर लिए पहले। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर, ये भुजा BC है, इसके समांतर रेखा उसको कहते हैं बच्चों जिसको आगे बढ़ाने पे कभी नहीं कटे। DE रेखा खींची गई जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर क्या करता? मिलती है। D और E बिंदु पर मिलती है। अब हमको सिद्ध करना है क्या? ये AD और BD बराबर AE बटे क्या? EC होना चाहिए, तब ना होगा समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब क्या हुआ? इस साइड का जो रेशियो है वही रेशियो इस साइड का भी होना चाहिए। इस साइड का यदि रेशियो हम AD बटे BD लिए तो AE बटे क्या? EC लेना होगा। यही आपको सिद्ध करना है। तो कुछ रचना करना पड़ता है सिद्ध करने के लिए, कुछ नई तकरीबें अपनानी पड़ती है सिद्ध करने के लिए, ऐसे सिद्ध नहीं होता है। तो हमने क्या किया? D से DM AE पर लंब डाल दिए और उसके बाद E से EN AD पर लंब डाल दिए और D को C से मिला दिया और B को E से मिला दिया। ये हमने क्या किया? रचना किया। समझिएगा, बड़ा आसान तरीके से आप लोग को लगेगा कि हमने थेल्स प्रमेय तो जान गया, समझिए और सीख गए। तो D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AC और AB पर डालें और B को E से तथा C को D से मिला दिया। ये हम रचना की। अब देखिए
कि सबसे पहले जो है कि क्या रेशियो तभी आएगा जब जो है कि क्या होगा, किसी न इसको हम बेस मानेंगे और इसको, तो हम ए बी को क्या मान लिए बेस और ए सी को क्या मान लिए बेस। यदि हम ए बी को बेस मानेंगे तो इस पर लंब क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, और ए सी को यदि बेस मान लें तो इसका लंब क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो जब आधार ए बी तथा ए सी हो एवं उस पर डाला गया लंब क्रमशः एन ई तथा डी एम हो। ये बातें बच्चा को टीचर नहीं बताते हैं, और यदि ये बातें नहीं बताते हैं तो इसलिए जो है कि उसको थैल्स पर में जो है कि क्या अच्छा नहीं लगता। एक बात समझ लीजिए, आपका यदि ये कहीं आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं और ये यदि आपका हाइट है, तो आप जो है कि क्या यदि इस क्षेत्र का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो आपको इसी क्षेत्र का बेस लेना पड़ेगा। हाइट इसका ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। आप यदि इस क्षेत्र का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस क्षेत्र का क्या लेना पड़ेगा, बेस। समझिएगा थोड़ा सा, हमने क्या लिखा है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो ए डी ई का निकाल ले रहे हैं, तो ए डी ई तो इसका बेस लेना पड़ेगा ए डी, और एन ई लंब है, तो हाफ इंटू ए डी बट गुना क्या होगा, एन ई हो जाएगा। अब देखो डी बी ई का क्षेत्रफल लेना है, यदि डी बी ई का क्षेत्रफल लेना है तो आपको जो है कि इसका बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम बेस मान लिए हैं, और हाइट जो है कि क्या इस पर ही जो है कि डाला गया ये हाइट है एन ई, तो एन ई को ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया। अब जब जो है कि क्या डी बी ले लीजिए, एन ई कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या, ए डी बटे डी बी हो गया। अब पुनः उस ओर से ले लेते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल और ई बी सी का, जब आधार वो हो तो आधार वो जब जो है कि क्या होगा, आधार जब क्या होगा, ए ई होगा, तो इसके लिए जो है कि इस त्रिभुज के लिए ए ई हो जाएगा क्या, बेस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा बेस। तो हाफ इंटू ए ई मल्टीप्लाई क्या डी एम, उस पर जो है कि लंब डी एम है, और हाफ इंटू जो है कि सी मल्टीप्लाई डी एम कैंसिल, तो इसका जो है कि क्या इतना का अनुपात ए ई बटे सी ई आया। अब देखिए दोनों का एरिया सेम है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका ये आया समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमें क्या, ए डी बटे बी डी ए ई बटे सी प्रूफ हो गया बच्चों। तो हमने क्या देखा कि थैल्स प्रमेय में यदि किसी भी जो है कि क्या भुजा के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है उसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। चलते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस के पहले आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि यदि ये पैरेलल है, इसका जो है कि क्या डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो यदि इसका आप रेशियो ए डी बटे बी डी ले रहे हैं तो इस ओर भी आपको ए ई बटे जो है कि क्या, ई सी लेना पड़ेगा। यदि इस ओर पहले बड़ा लेंथ ले रहे हैं ए बी और उसके बाद ए डी ले रहे हैं तो आपको ए सी और बटे क्या, ए ई लेना पड़ेगा आपको। और इस ओर यदि आप ए बी बटे ये इस ओर से ये डी बी डी ले रहे हैं तो आपको भी ए सी बटे क्या, सी ई लेना पड़ेगा। ये बात मालूम हो गया बच्चों, समान रेशियो होना चाहिए दोनों ओर का। अब देखिए क्वेश्चंस बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, और यदि ए डी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए ई इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर, तो ए सी ज्ञात करें। तो दिया गया ये है, इसका वैल्यू दिया है आपको, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू नहीं दिया तो मान ली एक्स। आपको ये ए सी का मान कह रहा है निकालने के लिए, ए सी का मान तभी निकाल सकते हैं जब आप इसको इसका मान मालूम हो, तब ना दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो थैल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, ए डी बटे बी डी बराबर क्या, ए ई बटे सी हो गया। अब जो है कि क्या वैल्यू को पुट कर दिए, इसका वैल्यू है ए डी का 2.5 सेंटीमीटर, बी डी का 3 सेंटीमीटर, इसका 3.75 सेंटीमीटर, इसका एक्स गुना दशमलव को जो है कि उड़ा दिए तो 100 आ गया बच्चों, कटा दिए इसको 75 टाइम्स में कट गया ये, फिर इसको कटाए तो 15 टाइम्स में, ये पूरा ऊपर वाले को कटा दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 15 तिया क्या 45, 10 गुना एक्स, 10x गुना 1 तो 10x, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4.5। अब देखिए हमको ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर ए ई प्लस क्या, सी हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए बच्चों, 8.25 सेंटीमीटर आ गया। ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब थैल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सत्यापित। थैल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर। यह तीसरी भुजा के क्या होगा, ये यदि ये रेखा है और इसको समान अनुपात में विभाजित करता है तो यह जो है कि तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर। तो वही काम कर रहा है। माना कि रेखा डी की भुजा ए बी और ए सी के क्रमशः डी और ई पर
इस प्रकार मिलती है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे क्या ए सी। तो सिद्ध करना है क्या, डी ई पैरेलल बी सी। तो सच में ये होता है कि नहीं हमको देखना है, तो रचना करना पड़ेगा बच्चों। तो डी से डी एम तथा ई से ई एम लंब क्रमशः ए सी तथा ए बी पर डाले, बी को ई से तथा ई को डी से मिला दिया। अब जो है कि क्या अब करना है, जब आधार ए बी तथा ए सी हो तथा उस पर डाला गया लंब एन ई तथा डी एम हो, तो देखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जब कीजिएगा तो त्रिभुज ADE के लिए जो है कि क्या आपका आधार AD हो जाएगा और लंब NE हो जाएगा, हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई क्या NE हो जाएगा। अब इसके लिए BDE, तो BDE के लिए जो है कि आपका आधार BD हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया बच्चों NE, लंब तो वही रहेगा। तो इसका जो है कि एरिया का रेशियो जो आया AD बटे क्या BD। अब इसका जो होगा AE हो जाएगा बेस और DM, और क्या हो जाएगा EC और क्या हो जाएगा DM। आपको याद रहना चाहिए, फिर से हम इसको पलटेंगे नहीं। तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल का जो है रेशियो बच्चों AE बटे EC आ गया। दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC साबित हो गया जो कह रहा था वो, इसलिए हम लिख सकते हैं DE पैरेलल क्या BC। तो बच्चों आपसे या तो थेल्स पर में पूछ सकता है या तो उसका विलोम पूछ सकता है। अब देखिए बच्चों समरूपता, समरूपता दो शब्द से मिलकर बना है। सम का मतलब समान और रूप का मतलब आकृति। यदि दो आकृति है दोनों का रूप समान है तो एक वो दोनों आकृति क्या कहलाएगा, समरूप आकृति कहलाएगा। और इसके दो गुण होते हैं, इनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। देख लेते हैं, यदि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज DEF है, ए का संगत कोण D, बी का संगत कोण जो है कि क्या E, सी का संगत कोण F है, इक्वल है आपस में। जब इक्वल है तो इसके संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा बच्चों, बराबर। AB बटे DE, AB बटे DE, BC बटे EF और AC बटे DF। किसी भी जो है कि क्या इससे आप निकाल सकते हैं संगत भुजा। AB का संगत होगा ये DE, फिर BC का संगत होगा EF और AC का संगत क्या होगा DF। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या बराबर होता है। तो माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण है। सिद्ध करना है हमको कर्ण का ये है 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। कुछ रचना करना पड़ता है बच्चों, इसमें रचना क्या होगा, B से BD AC पर लंब डाला, तो जैसे लंब डालेंगे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, और एक बड़ा जो है कि क्या समकोण त्रिभुज पहले से, तो छोटे छोटे का जो है कि बड़े से तुलना करना है इसमें प्रमाण। चूंकि समकोण त्रिभुज ADB एवं ABC में एंगल D जो है और एंगल B 90 डिग्री है और दोनों में एंगल A है। जब एक त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर हो तो तीसरे अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो हम इसलिए लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC के। अब इसमें से रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं संगत भुजा का, तो AD का संगत AB होगा, इसलिए AD बटे AB। अब देखिए उसके बाद AB का संगत क्या होगा, AC होगा, तो AB बटे AC। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, AB स्क्वायर बराबर क्या AD गुना AC हो जाएगा। पुनः बच्चों BDC, अब हम जो है इसको लेंगे BDC और ABC में, तो एंगल जो है कि इसमें D क्या होगा और B राइट एंगल 90 डिग्री और एंगल C जो है कि क्या उभयनिष्ठ होगा। तो इसलिए त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा बच्चों। तो इसमें जो है कि आप समरूपता का जब संगत भुजा का अनुपात निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, CD बटे क्या BC और BC बटे क्या AC। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो BC गुना BC स्क्वायर बराबर CD गुना AC। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करेंगे तो LHS में AB स्क्वायर इस जगह क्या BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। RHS में AD गुना AC, तो AD गुना AC प्लस इस जगह CD गुना CD गुना AC कॉमन हो गया बच्चों, तो इस जगह AD बच गया, इस जगह क्या CD, और AD प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, टोटल AC लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा।
अब देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आधार है, ये लंब है, और यदि इस पर लंब डाल दें हम कर्ण पर, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब। हम दोनों तरीके से इसका जो है कि क्या एरिया निकाल सकते हैं बच्चों। तो जब आधार BC हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार क्या है मेरा, BC है, और लंब क्या है मेरा, AB है। समीकरण गुना हो गया। और जब आधार मेरा क्या हो, AC हो, तो उसके लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ इंटू AC गुना क्या हो जाएगा बच्चों, BD हो जाएगा। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखते हैं, LHS तो इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कि बच्चों क्या होगा, हम BD का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो BC गुना AB बटे क्या AC। तो ये AB मेरा लंब है और BC आधार है और AC क्या है, कर्ण। तो कहने का मतलब हमने क्या यहाँ इस जगह देखा बच्चों कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और उसका कर्ण भी दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ, आधार भी दिया है, और कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई का आरा निकालें तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। देखिए फार्मूला सवाल में कैसे है, चित्र इसमें ये इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा रहा है। तो चूंकि BD इज इक्वल टू जानते हैं कि AB मल्टीप्लाई BC बटे क्या AC, तो 8 गुना 6 बटे 10, 8 छक 48 बटे 10, 4.8 मीटर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता नहीं होगा तो आप जान गए होंगे। इसी तरह आपको सर्कल में भी पढ़ाया जाएगा, बहुत सारा चीज़ इस पर पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को मैं इसी तरह से आपके सामने लाता रहूँगा। अब देखिए क्या, जब दूसरा पॉइंट क्या है, जब कर्ण पर डाला गया लंब डाला जाए, कर्ण पर जब लंब डाला जाएगा तो कर्ण का 2 भाग हो जाएगा, और उनमें से दोनों भाग का वैल्यू यदि तो आपको दिया हुआ रहे और इसका वैल्यू नहीं दिया रहे, और कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने के लिए कहे, तो अब से पहले जो फार्मूला पढ़े वो लागू नहीं ना होगा, तो अलग फार्मूला क्या होगा देखते हैं। तो लंब का वर्ग जो होता है कर्ण के दोनों भागों की लंबाई के गुणनफल के बराबर, तो कैसे होता देखते हैं। इसमें तो बच्चों जो है कि आप लोग को पता ही होगा कि ADB जो होगा वह BDC के जो है कि क्या समरूप होगा। जब होगा तो जो यहाँ से जो है कि उनके संगत भुजा का अनुपात क्या क्यों होगा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी एंगल 90 डिग्री, और दोनों में जो है कि एंगल क्या होगा बताइए। दोनों में जो है कि ये कैसे होगा देखिए बताते हैं। इसको यदि आप जो है क्या मान लीजिएगा, इसको थीटा मान लीजिएगा, ये 90 माइनस थीटा, समझ रहे ना। तो इस तरह जो है कि दोनों जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, समरूप हो जाएगा। देखिए एक ही जैसा रूप है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो AD बटे क्या BD, और उसके बाद BD बटे क्या CD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो BD मल्टीप्लाई BD स्क्वायर, और AD गुना क्या CD। AD क्या है, कर्ण का पहला भाग, CD क्या है, कर्ण का दूसरा भाग। तो ये फार्मूला आपको आ गया। ये फार्मूला कब लागू करना है, जब कर्ण के दोनों भाग की लंबाई दिया हुआ हो और उसमें कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है बच्चों। देखते हैं सवाल, यही सवाल है। कर्ण के दोनों भाग की लंबाई दिया है, एक का 9 एक का 4, इस पर डाले गए लंब की लंबाई का आरा निकालें बच्चों। तो हम जानते हैं सूत्र क्या, BD स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण के दोनों भागों की लंबाई का गुणनफल, AD मल्टीप्लाई CD। AD का वैल्यू है बच्चों 9 मीटर, CD का वैल्यू है बच्चों 4 मीटर। तो BD इज इक्वल टू BD स्क्वायर है, तो स्क्वायर को रिमूव करेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों, 9 गुने 4 36 मीटर स्क्वायर। तो 36 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 6 मीटर होगा। तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे वीडियो को शेयर करें अपने भाइयों और दोस्तों में, और यदि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगे बच्चों सब्सक्राइब करें और हमें प्यार दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के कंटेंट को लाते रहें और आपकी शिक्षा को बढ़ाते रहें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ बुरी बातें करेंगे। बुरी बातें यही होगी कि मैं आपको डांट लगाऊंगा ताकि आप समय पर उठ करके पढ़ सकें, क्योंकि अभी तो पढ़ने का समय है बच्चों, जब सोने का समय नहीं है। थैंक यू बच्चों।